गरीबों को जीने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसी ही कहानी है अनीता की। अनीता गांव की गरीब लड़की है और वो गांव में ही एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। बचपन से वो ब्यूटी पार्लर में ही काम करती आई है। उसे ब्यूटी पार्लर का सारा काम आता है, लेकिन एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, बेटी अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, अब तू शादी कर ले। लेकिन माँ, अभी अभी तो ब्यूटी पार्लर से थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, अभी तो मैं खुद का ब्यूटी पार्लर खोलने के बारे में सोच रही हूँ। वो सब शादी के बाद कर लेना, किसने मना किया है, बस अब शादी कर ले, मैं तेरी शादी देखकर ही ऊपर जाना चाहती हूँ। अनीता अपनी माँ को मना नहीं कर पाई। वो सुंदर थी, इसीलिए शहर से उसके लिए रिश्ते आने लगे। अनीता की माँ ने शहर के एक नौकरी वाले लड़के के साथ अनीता की शादी करवा दी। अनीता ससुराल चली गई। उसके ससुराल वाले बहुत अमीर थे, उनके पास बहुत बड़ा घर था। उसका पति सुरेश एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। शादी के 2 दिन बाद अनीता ने सुरेश से कहा, ओ जी, आपसे एक बात कहनी है। हाँ बताओ। मुझे ब्यूटी पार्लर का काम करना है। मैं गांव में एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, मुझे सारा काम आता है। ये सुनकर सुरेश हंसने लगा। तुम इस घर की बहू होकर बाहर ब्यूटी पार्लर में काम करोगी? हमारा मान सम्मान मिट्टी में मिलाना चाहती हो क्या? क्यों, ब्यूटी पार्लर के काम में क्या बुराई है? वो सब गरीब और बेशरम औरतें करती हैं। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता हूँ। तुम ब्यूटी पार्लर में काम नहीं करोगी बस। सुरेश कमरे से चला गया। उस वक्त कमरे में मालती पोछा लगा रही थी। अनीता को दुखी देखकर उसने कहा, दीदी ये मर्द लोग होते ही ऐसे हैं। मुझे भी ब्यूटी पार्लर में काम करना था, मुझे भी सारा काम आता है, लेकिन मेरे मर्द ने मुझे करने ही नहीं दिया। अच्छा ऐसा क्या, तुमने काम कहाँ सीखा? मेरे गांव में, फिर शहर में शादी हो गई। अब यहाँ लोगों के घरों में काम करती हूँ, लेकिन चोरी छुपे अमीर औरतों का मेकअप कर देती हूँ। अरे वाह, मेकअप करना मुझे भी पसंद है, मुझे भी ले चलो ना कभी किसी का मेकअप करवाने। ठीक है दीदी, कल ही चलिए, मेरी एक अमीर क्लाइंट के घर में पार्टी है, उनका मेकअप करना है। अनीता खुश हो गई। उसकी सास बिमला बहुत गुस्से वाली थी। अनीता ने बिमला से बहाना बनाकर बाहर जाने की परमिशन ले ली। अगले दिन मालती के साथ अनीता बाहर चली गई और एक अमीर औरत के घर में जाकर उनका मेकअप करने लगी। अनीता ने उस औरत को बहुत सुंदर बना दिया। अरे वाह, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। धन्यवाद जी, ये लो पैसे, और पार्टी तक रुक जाओ, खाना खाकर जाना। मालती और अनीता दोनों ही गरीब घर की लड़की थी। पार्टी में अच्छे खाने के बारे में सोचकर दोनों के मुंह में पानी आ गया। दोनों रुक गई। कुछ देर बाद पार्टी शुरू हो गई, लोग आने लगे। इतने में अनीता ने देखा कि उसका पति सुरेश एक सुंदर और मॉडर्न लड़की के साथ बाहों में बाहें डालकर गप्पे लड़ा रहा है। अरे ये क्या, सुरेश यहाँ क्या कर रहा है उस लड़की के साथ? दीदी आपको नहीं पता, ये अमीर लोगों के चोचले बहुत हैं। घर में एक औरत रख के बाहर पता नहीं कितनी सारी औरतों के साथ घूमते हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। अनीता चुपके से सुरेश के पास गई। सुरेश उस लड़की से बात करने में इतना खोया हुआ था कि उसे और कहीं ध्यान ही नहीं था। तुम कितनी सुंदर हो और मॉडर्न भी। तो तुमने उस गवार से शादी क्यों की? गांव की लड़की है, उसे हमारे कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या करे, माँ को गांव की सुशील लड़की चाहिए थी जो चुपचाप घर का काम करे। अच्छा, एक मुफ्त की नौकरानी। सही कहा। ये सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मुफ्त की नौकरानी हूँ। अरे अनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? ये तो मेरा मेकअप करने आई थी। ये मेरी बीवी है अनीता। मैंने तुम्हें मना किया था ना ये ब्यूटी पार्लर वाले काम के लिए, तुमने मेरी बात नहीं मानी। और तुम क्या कर रहे हो? किसी और लड़की के साथ यहाँ तमाशा कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे सामान लड़ाती हो? ये बोलकर सुरेश ने अनीता को जोर से एक थप्पड़ मारा। अनीता रो पड़ी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहूंगी। अनीता वहां से चली गई। दीदी आप मेरे साथ चलो, आप मेरे घर में रहना, मेरा मर्द अभी घर पर नहीं है। अनीता मालती के साथ चली गई और दोनों मिलकर एक ब्यूटी पार्लर खोलने के बारे में सोचने लगी। अनीता के हाथ में 2 सोने के कंगन थे। उसने कंगन बेचकर ब्यूटी पार्लर के लिए जरूरी सामान खरीद लिया। मालती ने पेड़ से डाल और पत्ते काटकर उसी से ब्यूटी पार्लर बना लिया। दोनों ने उसका नाम रखा झोपड़ी ब्यूटी पार्लर। एक दिन एक लड़की वहाँ मेकअप करवाने के लिए आई। शहर में सारे ब्यूटी पार्लर आज बंद हैं, मुझे यहीं मेकअप कराना होगा। अनीता ने उसका मेकअप कर दिया, लेकिन झोपड़ी के अंदर भयानक गर्मी थी जिसकी वजह से मेकअप उतरने लगा। अरे ऐसे मेकअप करने का क्या फायदा, यहाँ तो एसी भी नहीं है, सब कुछ पसीने की वजह से खराब हो जा रहा है। एसी कहाँ से लगवाएं मैडम, गरीब हैं हम। तो मैं क्या करूं, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था मुझे, मैं तुम लोग को एक भी पैसा नहीं दूंगी। वो लड़की गुस्सा होकर चली गई।
ऐसे ही दिन बीतने लगे, लेकिन अनीता और मालती के ब्यूटी पार्लर में कोई नहीं आया। शहर में एक से बढ़कर एक एसी ब्यूटी पार्लर था। कोई भला झोपड़ी ब्यूटी पार्लर में क्यों आएगा। ऐसे ही बैठे बैठे अनीता रोती रही। अब क्या होगा, मैं तो भूखी मर जाऊंगी। मैं गांव भी वापस नहीं जा सकती। भगवान पर भरोसा रखिए दीदी, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरे पास सिर्फ आज खाने का पैसा बचा है। अगर आज कुछ नहीं हुआ तो कल मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। शाम हो गई। अनीता ब्यूटी पार्लर बंद करने जा ही रही थी कि तभी वो औरत आ गई जिसकी पार्टी में अनीता मेकअप करने गई थी। अरे तुम यहाँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। क्यों मैडम, क्या बात है? अरे तुमने जैसा मेकअप कर दिया था वैसा मेकअप उसके बाद कोई कर ही नहीं पाई। आज मुझे शादी में जाना है, मेरा मेकअप कर दो। अनीता ने झोपड़ी ब्यूटी पार्लर में उनका मेकअप किया और अपनी दुख की कहानी बताई। उस औरत ने कहा, ओह ये बात है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में इन्वेस्ट करूंगी और यहाँ एक शानदार एसी ब्यूटी पार्लर बनाऊंगी। ये लो पैसा। उस औरत ने अनीता को पैसा दिया। अगले दिन वो औरत और पैसा लेकर आई और 1 महीने के अंदर वहाँ एक शानदार एसी ब्यूटी पार्लर बन गया। अनीता और मालती उस पार्लर की मालकिन बन गई। अनीता के हाथों में जादू था। कुछ ही दिनों में उसकी ब्यूटी पार्लर में औरतों की भीड़ होने लगी और इस तरह गरीब बहू एसी ब्यूटी पार्लर चलाकर पैसे कमाने लगी। सपना, प्रीति और भूमि की शादी शहर में बसे 3 भाइयों आलोक, पराग और रौनक से हो जाती है। शादी करके तीनों जैसे ही अपने ससुराल आती हैं तो हाथ में आरती की थाली लिए उनकी सास जानकी उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी तीनों बहुओं, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। बड़ा सा ससुराल देखकर तीनों देसी बहुएं टशन में बोलती हैं, हाय दैया, ये तो एकदम फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर जैसा घर है प्रीति। हाँ सपना, अगर ऐसा घर अपने गांव में होवे ना तो गर्दा गर्दा मच जाई। हमको तो अपनी आंखन पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी इतना बड़ घर में हुई है। उनकी बातें सुनकर उनकी ननद श्रुति कहती है, ओ गॉड, अभी इन्हें आए 1 पल भी नहीं हुआ और इन्होंने अपनी गवारपंथी दिखानी शुरू कर दी। जरा अपने कायदे में रहकर बात करो ननद जी, आप हम तीनों बहनों के बारे में नहीं जानती हैं। अरे पूरे बनारस में हम तीनों बहनें अपने जुगाड़ूपन के लिए फेमस हैं, फेमस। ओहो, अब बस भी करो तुम ननद भाभी ने अभी से ही नोक-झोंक शुरू कर दी। चलो अब मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को उनके कमरे दिखा दो। अगले दिन सुबह तड़के 5 बजते ही तीनों बहुओं की आंख खुल जाती है और वो किचन में साफ सफाई पर लग जाती हैं। तभी उनकी ननद श्रुति किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसकी तीनों भाभियां मिट्टी से बर्तन घिस रही होती हैं। अरे मेरी मंद बुद्धि भाभियों, ये सब क्या गंद मचा रखा है? और तुम तीनों को नींद नहीं आ रही है क्या जो आधी रात को ये खटर पटर लगा रखी है? उक्का है ना ननद जी, हमरे गांव में तो सुबह 5 बजे सब जग जावत है और हमरे गांव में तो मिट्टी से ही बर्तन मांजते हैं। हाँ, इससे 2 फायदा है, एक तो बर्तन भी अच्छे से चमक जावत है और साथ ही साबुन के पैसा के भी बचत हो जात है। अरे पर ये तुम्हारा बनारस गांव नहीं बल्कि मुंबई शहर है। यहाँ ये सब जुगाड़ूपन मत दिखाओ और अपनी ये सब बचकानी हरकतें बंद करो प्लीज। श्रुति तीनों जुगाड़ बहुओं को झड़प कर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब वो तीनों किचन में खाना बना रही होती हैं कि तभी सिलेंडर खत्म हो जाता है। अरे मोरी मैया, ये चूल्हा तो लगता है बिता गया। अरे बहू, रोटियां बन गई हो तो जल्दी से ले आओ। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हमको जल्दी से अपना कोनो जुगाड़ लगाना होगा। तभी उनका ध्यान पूजा घर में रखी लकड़ियों पर जाता है। बस फिर क्या था, वो 4 ईंटें लेकर आती हैं और उसका चूल्हा बनाकर उसमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खिलाती हैं। पता नहीं क्यों लेकिन कुछ धुएं धुएं की स्मेल आ रही है। सही कहा भैया। तभी उन सबकी नजर किचन में से निकल रहे धुएं पर जाती है। सभी दौड़ते हुए किचन में जाते हैं। अरे मेरी भोली बहू, जब किचन में गैस सिलेंडर है तो फिर तुम तीनों चूल्हा क्यों फूंक रही हो? सासू माँ, आपका सिलेंडर तो कब का बाय बाय बोल गया, इसीलिए हम जुगाड़ लगाकर चूल्हा जलाई लिए। वो सब तो ठीक है मेरी जुगाड़ू बहू, मगर तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से उठाकर ले आई? सासू माँ, ये तो हम पूजा घर में रखी लकड़ियाँ लाए हैं। अपनी जुगाड़ू बहुओं की हरकतें देखकर जानकी कहती है, अरे बैल बुद्धि बहुओं, वो तो चंदन की लकड़ियाँ थी जिसे मैंने हवन के लिए मंगवाया था और तुमने चंदन की लकड़ियाँ रोटी सेकने में फूंक दी। ओहो, अब जो हो गया सो हो गया सासू माँ, अब हमको माफी दे दियो। इतना कहकर तीनों बहुएं माफी मांगकर मामले को ठंडा कर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो गिलास में रखा जूस रौनक के फोन पर गिर जाता है और उसका फोन भीग जाता है। ओह नो,
आज ही मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना था और आज ही इस फोन को भी खराब होना था। शॉप वाला तो इसे रिपेयर करने में 2-3 दिन का टाइम लगा देगा। अरे पतिदेव, अपना फोन हमको दो, हम अभी इसे बिना पैसा खर्च किए ठीक कर देंगे। अरे मेरी गवार भाभी, इस फोन को जुगाड़ की नहीं बल्कि दुकानदार की जरूरत है। अब अपनी कोई जुगाड़पंती करके भैया के इस फोन को डेड बॉडी में मत बदल देना। इसके बाद श्रुति उस फोन को कपड़े से पोंछकर कुछ देर धूप में रखकर फिर उसे चावल के कनस्तर में डाल देती है और ठीक 1 घंटे बाद फोन रौनक को देती है और टशन मारते हुए अपनी ननद से कहती है, का हुआ ननद जी, भेजा चकरा गया का हमार जुगाड़ देखकर? अरे वाह भूमि, तुमने तो सचमुच में 1 घंटे के अंदर ही मेरा फोन बिल्कुल ठीक कर दिया। देखा हमरा कमाल, फोन भी झट से ठीक हो गया और पैसा भी बच गया। अरे जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहुओं, आज तो सचमुच तुमने बचत करके सर्वगुण संपन्न बहुओं वाला काम किया है। हाँ सचमुच, तुमने तो कमाल कर दिखाया। रौनक और सास के मुंह से तारीफ सुनकर उन तीनों बहुओं को शह मिल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सपना वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही होती है तो अचानक से वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देता है। अरे मोरी मैया, ये बिजली से चलने वाला झाड़ू तो बंद हो ही गवा, अब क्या करे? जल्दी से कौनो जुगाड़ सोच सपना, ताकि अपना कामो बन जाए और हमरे पैसे भी बच जाए। सपना ये सोच ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान अपनी सोसाइटी के पार्क में लगे खजूर के पेड़ पर जाता है। अरे वाह, क्या जुगाड़ू आइडिया आया है हमरे दिमाग में। सपना सोसाइटी के पार्क में जाती है और खजूर के घने पत्तों को तोड़ने लगती है कि तभी वहां गार्ड आकर गुस्से में बोलने लगता है, अरे ओ बॉडम औरत, इन पेड़ों को क्यों तोड़ने में लगी हुई हो? अरे ओ चौकीदार बाबू, अगर ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो हम देंगे तो को एक उल्टे हाथ का, समझे? और वैसे भी ये पार्क तो हर बाप का है का? गार्ड को 4 बातें सुनाकर सपना खजूर के घने पत्ते तोड़ लाती है और उन्हें लेकर घर आती है और उससे झाड़ू बनाकर तैयार करती है और झाड़ू लगाने लगती है। तभी जानकी गुस्से में तिलमिलाते हुए उस पर बिगड़ते हुए कहती है, क्यों रे सपना बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू सोसाइटी के गार्ड से लड़कर आई है और ये तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, ये झाड़ू है जिसे हमने खजूर की टहनियों से बनाया है। अरे वाह सपना, तूने तो कमाल कर दिया, भाई मान गए तुझे, छा गई तुम तो। अरे चुप करो तुम तीनों, भला इतनी कंजूसी करके भी क्या फायदा? तुम तीनों की जुगाड़पंथी ना एक दिन सोसाइटी वालों के सामने हमारी धज्जियां उड़ाकर रहेगी। इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुओं को घर वालों से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। फिर एक सुबह प्रीति नाश्ता लेकर गुनगुनाते हुए अपनी ननद के कमरे में आती है। लगाई ले तू जब लिपस्टिक, जिला टॉप लागे ले, ओ जिला टॉप लागे रे। अरे ननद जी, ई लो नाश्ता पानी कर लो, दफ्तर खाली पेट ना ही जाना। हाँ टेबल पर रख दो भाभी, अभी तो मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने के बाद श्रुति नाश्ता करके ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसी शाम काफी भयंकर बारिश होती है। अरे प्रीति, तुम मेरा वाला कुर्ता पजामा प्रेस करके रख देना, कल मैं ऑफिस वही पहन कर जाऊंगा। जी हमरे बलमा। इतना कहकर प्रीति अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसका हेयर ड्रायर लाकर उससे अपने पति के कपड़े सुखाने लगती है। लेकिन तभी उसे तेज बिजली का करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे मोरी मैया, मर गई रे मर गई, कौनो हमको तनिक बचाओ तो। सभी भागते हुए अंदर आते हैं और श्रुति जल्दी से बोर्ड का स्विच बंद करती है। अरे ये सब कैसे हुआ? प्रीति उसे सारी बात बताती है और श्रुति उन्हें खूब सुनाती है। भाभी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, आज अपनी बेवकूफियों की वजह से तुम्हारी जान तक भी जा सकती थी। मैं कहती हूँ अब तो अपनी इन जुगाड़पंथियों से तुम तीनों बाज आ जाओ, नहीं तो अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में एक दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। श्रुति बेटी बिल्कुल सही कह रही है, बहू इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं, और जिसका काम वो उसी को साजे, कोई दूजा करे तो बुद्धू बाजे। हमको समझ आ गया सासू माँ, अब हम कोनो भी काम में जुगाड़ नहीं लगाएंगे। ननद और सास की बातों से उन तीनों को अक्ल आ जाती है और वो तीनों अपनी जुगाड़पंती छोड़कर अपनी ननद और सास से शहरी तौर तरीके सीख लेती हैं और वो तीनों अपने ससुराल के रंग में ढल जाती हैं।